बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमेरात 7 नवंबर है और हम बात कर रहे हैं अमेरिका के सदारती इंतखाबात के बाद की सूरत हाल। एक तो कमला हैरिस ने फाइनली अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया। अपने खिताब में अपने वोटर्स, अपने सपोर्टर्स और अमरीकियों को क्या पैगाम दिया वो भी आपको बताऊंगा। और इस शिकस्त के तस्लीम किए जाने और डोनाल्ड ट्रंप की क्लियर विक्ट्री के बाद मशरिक़ वस्ता की क्या सूरत हाल है उस पर भी बात करने से कबल ये रिजल्ट्स मैं आपको दिखा दूं जो रीसेंट नताइज हैं, क्योंकि अभी आपको मालूम है कि काउंटिंग मुकम्मल नहीं हुई और अभी मुख्तलिफ स्टेट्स के जो रिजल्ट्स हैं उनके आने का सिलसिला अभी जारी है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का और मिशिगन की जो स्विंग स्टेट है उसको भी अपने नाम कर लिया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के जो इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे 295। और अभी मैंने आपको बताया कि मुकम्मल नहीं है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच के दौरान ये भी कहा कि बाकी रह जाने वाली रियासतें जो हैं वो भी रिपब्लिकन्स अपने नाम करेंगे, यानी कि एरिजोना और निवाडा के अंदर जो स्विंग स्टेट्स हैं वहां पर अभी काउंटिंग का अमल जारी है। अगर ये दो रियासतें भी डोनाल्ड ट्रंप अपने नाम कर लेता है तो मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप के जो इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं वो 312 हो जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। और अब कमला हैरिस ने, मैंने आपको बताया कि अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया। गुज़िश्ता रात गए पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे कमला हैरिस ने ये खिताब किया और किस तरह से अपनी शिकस्त को तस्लीम किया, अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को क्या पैगाम दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Thank you. So let me say, and I love you back. So let me say, my heart is full today. Full of gratitude for the trust you have placed in me, full of love for our country, and full of resolve. The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for, but hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright. As long as we never give up and as long as we keep fighting. Now, I know folks are feeling and experiencing a range of emotions right now. I get it. But we must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. A fundamental principle of American democracy is that when we lose an election, we accept the results. That principle, as much as any other, distinguishes democracy from monarchy or tyranny. गुफ्तगू आपने सुनी कमला हैरिस की, जिन्होंने फाइनली अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया और दिल बड़ा करके अपने वोटर्स और सपोर्टर्स से वो मुखातिब हुई, जो कि घंटों से आपको मालूम है कि इंतजार कर रहे थे कि उनकी लीडर कब आएगी और क्या बात करेगी। बातें आपने सुन ली, मैंने स्किम स्कैन करके आपको सुनवाई हैं। लंबा चौड़ा खिताब था जिसका एक छोटा सा क्लिप मैंने आपके साथ शेयर किया। अब कमला हैरिस ने इस खिताब के दौरान ये भी बताया कि डोनाल्ड ट्रंप से इनकी टेलीफोन पर बात हुई, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी और ये कहा कि पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए हम आपकी मुआवनत करते रहेंगे। जो डेमोक्रेट्स हैं वो भी आपकी मदद करेंगे। ना सिर्फ कमला हैरिस, बल्कि मैं आपको बता दूं कि जो बाइडन ने भी डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन कॉल करके मुबारकबाद दी कामयाबी पर और व्हाइट हाउस आने की दावत भी जो बाइडन की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को दी गई। इस खिताब के दौरान कमला हैरिस ने एक बहुत खूबसूरत बात की। कमला हैरिस ने कहा कि जमहूरियत और आमरीयत में, बादशाहत में यही तो एक फ़र्क है कि चाहे जितने मर्जी इख्तलाफात हों सियासी मैदान के अंदर, लेकिन एक दूसरे की हार जीत को दिल बड़ा करके तस्लीम करना ही असल जमहूरियत है। ये जमहूरियत की खूबसूरती है। बहरहाल कमला हैरिस के इस खिताब के बाद
जो मिशिगन, मैंने आपको बताया कि मिशिगन भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नाम कर ली, बहुत इंपॉर्टेंट रियासत थी, इसके 15 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स थे और यहाँ पर मुसलमानों की बहुत ज़्यादा आबादी है मिशिगन के अंदर। और ये जो क्लिप मैंने आपके साथ शेयर किया, मुतअद्दिद मरतबा शेयर किया, जब डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेज दे दिया था मुसलमानों को, तो मिशिगन की रियासत थी जहाँ पर मुसलमानों ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ देने का ऐलान किया था और इस वादे पर साथ देने का ऐलान किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमें यकीन दहानी करवाई है कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो जंगें छेड़ेगा नहीं बल्कि जंगें बंद करेगा, इंक्लूडिंग मशरिक वुस्ता। तो इन वोटर्स ने, इन लीडर्स ने, जो मुस्लिम लीडर्स हैं मिशिगन के, उन्होंने कमला हैरिस को इनकी शिकस्त वाले खिताब के बाद एक पैगाम भेजा और ये कहा कि हमने आपको समझाया था लेकिन आपको हमारी बात समझ में नहीं आई। इस वजह से जो मुसलमान वोटर्स हैं उन्होंने डेमोक्रेट्स का साथ नहीं दिया और उसकी वजह है मशरिक वुस्ता की सूरत हाल, गजा के अंदर जो नस्ल कुशी है, जो बमबारी और बर्बरियत है, वो वजह है कि हमने आपको वोट नहीं दिया। तो क्या ये बमबारी और बर्बरियत गजा के अंदर, लबनान के अंदर ये रुक गई? क्या मुसलमानों पर जो मजालिम हैं वो रुक गए या फिर रुक जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के ओवल ऑफिस को संभालने के बाद, या फिर ये जो चीज़ें हैं ये वाइंड अप होने के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप आएगा ओवल ऑफिस के अंदर और मामलात को संभालेगा? और ओवल ऑफिस में आने से कबल ही मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मामलात को संभालना स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि दोनों हाउस जो हैं कांग्रेस के अंदर, सेनेट भी और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की मेजोरिटी आ चुकी है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चीज़ें अपने हाथ में लेना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है मशरिक वुस्ता की, वो पहले जैसी नहीं है, बल्कि पहले से भी ज़्यादा। डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के फौरी बाद मैंने आपको बताया था कि इसराइल के अंदर किस तरह की सेलिब्रेशंस थी, किस तरह से इसराइल में बिल बोर्ड्स आवेज़ा किए गए, डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी गई और इस उम्मीद का इजहार किया जो इसराइली हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि इसराइल को भी ग्रेट बना देगा। अब गुज़िश्ता 24 घंटों की सूरत हाल मैं आपको बता दूं, जब अमेरिका के अंदर ये नताइज सामने आ रहे थे तो वहां पर गजा में, सदरन गजा हो या फिर नॉर्दर्न गजा हो, यहाँ पर सहूनियों की बमबारी और बर्बरियत बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुई। ना सिर्फ गजा बल्कि वेस्ट बैंक की साइड पर गिरफ्तारियां नहीं, बल्कि वेस्ट बैंक के दर्जनों जो इलाके हैं वहां पर ये सहूनी दाखिल हुए, मजालिम ढाए, गिरफ्तारियां भी अमल में आई वेस्ट बैंक के अंदर। और लबनान के अंदर मैं आपको बता दूं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 110 स्ट्राइक्स इनकी रिपोर्ट हुई हैं, दर्जनों शहादतें लबनान के अंदर भी रिपोर्ट हुई हैं। लेकिन मुजाहिदीन के रेजिस्टेंस, मुजाहिदीन के हमले भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जारी रहे। ना सिर्फ गजा से रिपोर्ट हुआ अल-कस्साम ब्रिगेड हमास के हमले, बल्कि लबनान की साइड से हिजबुल्लाह के जो हमले थे, तो इस मरतबा हिजबुल्लाह ने जो तेल अवीव का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको भी हिजबुल्लाह की जानिब से टारगेट किया गया और 2 हलाकतें, ये सहूनी जो हैं वो 2 हलाकतें भी रिपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये मुजाहिदीन की रेजिस्टेंस को नहीं रोक पा रहे, चाहे इन्होंने मुजाहिदीन की लीडरशिप को टारगेट किया, चाहे ये ख़वातीन और बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, चाहे इनकी अपनी लीडरशिप तब्दील हो गई। लेकिन जिस तरह से ईरान की जानिब से जो बयान सामने आया था कि अमेरिका के अंदर ओवल ऑफिस के अंदर कोई भी बैठे, ना ईरान को फ़र्क पड़ता है ना रेजिस्टेंस को फ़र्क पड़ता है, ये रेजिस्टेंस उसी तरह से जारी रहेगी और फ़लस्तीन कॉज, फ़लस्तीन का मसला हल होने तक कोई भी ताकत दुनिया की मुजाहिदीन की ईमान की ताकत को शिकस्त नहीं दे सकती। और इस बात का इदराक जो है वो नेतन्याहू को भी बहुत अच्छी तरह से है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि नेतन्याहू ने अपने वज़ीर दिफा को फारग कर दिया। वज़ीर दिफा को फारग किए जाने पर बहुत ज़्यादा मुजाहरे तेल अवीव के अंदर, पूरे के पूरे इसराइल के अंदर बहुत ज़्यादा मुजाहरे, क्योंकि जो वज़ीर दिफा था ये इसराइल की नेतन्याहू की काबीना के अंदर शायद ये एक ही बंदा था जो कैदियों के तबादले या फिर जंगबंदी मुआहदे के हक में ये जो वज़ीर दिफा था ये बात कर रहा था। इस वजह से इसके और नेतन्याहू के दरमियान इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ गए और नेतन्याहू ने इस वज़ीर दिफा को फारग कर दिया और जो फॉरेन मिनिस्टर इसराइल का है उसको वज़ीर दिफा बना दिया गया नेतन्याहू की जानिब से। और कल ही जब डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री का अनाउंस किया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो कनेसेट ने, जो इसराइल की पार्लिमान है, इसने कानून पास किया। और ये कानून मैं आपको बता दूं क्या है। ये कानून ये है कि जो दहशतगर्द यानी कि मुजाहिदीन की, हमास की जो फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे वो भाई हैं, बहन हैं, माँ बाप, कज़न्स, यानी कि जो रिलेशनशिप्स हैं, उनको इसराइल से यानी कि सरजमीन फ़लस्तीन से निकाल बाहर किया जाएगा।
اور یہ ذمہ داریاں بھی وزیر دفاع کو، جو نئے وزیر دفاع ہیں، ان کو کنیسٹ نے سونپ دی ہیں۔ اور اس میں آپ کو سمجھا دوں کہ ہوگا کیا۔ اب اسرائیل کے اندر، غزہ کو چھوڑ کر اسرائیل کے اندر مسلمانوں کی اگر آبادی میں آپ کو بتاؤں تو 17 لاکھ مسلمان اسرائیل کے اندر، یعنی کہ یہ عرب مسلمان ہیں جو کہ اسرائیلی سٹیزن شپ بھی رکھتے ہیں۔ اب ان میں سے یہ دیکھیں گے، تحقیقات کریں گے کہ کون کون ایسے سٹیزنز ہیں، کون کون سے ایسے شہری ہیں جنہیں 7 اکتوبر کے حملے کا بھی پتہ تھا، جنہوں نے مجاہدین کی تعریف کی ہے، فلسطین کے مسئلے پر بات کی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بات کی ہے، یا پھر جو حسن نصر اللہ کی شہادت ہے، اسماعیل ہنیہ کی شہادت ہے، اس پر کس طرح سے انہوں نے رد عمل کا اظہار کیا۔ تو اس طرح کرتے کرتے یہ 17 لاکھ میں سے 7 لاکھ کو تو یہ اسرائیل سے نکال باہر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس قانون کو پاس کرنے کے بعد۔ اب یہ نکال کر، جسے کہہ رہے ہیں کہ جلا وطن، ان کا اپنا وطن تو ہے کوئی نہیں، سرزمین فلسطین پر یہ قابض ہوئے، اور اب یہاں سے جو عرب مسلمز ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو بھی نکال باہر کرنے کا بل منظور کر لیا گیا۔ اب اگر ان کو نکالنے کا سلسلہ سٹارٹ ہوا، جو 17 لاکھ ہیں، ان میں سے کتنے لاکھ کو نکالا جائے گا الزام جھوٹے سچے عائد کر کے، اور اگر نکالا جائے گا تو جائیں گے کہاں؟ اب کہا یہ جا رہا ہے صہیونی میڈیا کے اوپر کہ غزہ بھیجا جائے گا انہیں۔ اب غزہ کے اندر جو غزہ کے معصوم فلسطینی ہیں، ان کے رہنے کھانے پینے کی سہولیات وہاں پر اب میسر نہیں رہیں، تو یہ جو لاکھوں لوگ جن کو نکالنے کا ان کا منصوبہ ہے، یہ لاکھوں مسلمان ظاہر ہے کہ غزہ تو نہیں جائیں گے۔ اب مصر کو اور جارڈن کو تیاریاں کر لینی چاہیے، مذمتی اعلامیے تیار کر لینے چاہیے، اور ان میں ایک تبدیلی کرنی پڑے گی انہیں کہ اب جو بائیڈن کی جگہ انہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ بھیک مانگنی پڑے گی کہ آپ مسئلہ فلسطین کو حل کر دیں، کیونکہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہیں گے۔ اور یہاں تک کہ یہ جو اسرائیلی ہیں، انہوں نے یہ آغاز کیا ہے، میں آپ کو بتا دوں، یہ یہاں تک محدود نہیں رہیں گے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ، جس کو لے کر ابھی بھی کنفیوژن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مشرق وسطیٰ کو لے کر پالیسی، کیا کوئی تبدیلی اس پالیسی میں نظر آئے گی، یا پھر 2016 والی پالیسی ہی ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطیٰ کے اندر اگر امپلیمنٹ کرے گا، تو پھر ان مسلمان ممالک کو اپنی بے حسی کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا کہ 1 سال سے زائد کے عرصے کے دوران یہ مذمتی اعلامیے جاری کرتے رہے، اور مسلمانوں کی نسل کشی کا تماشا یہ غزہ کے اندر اور لبنان کے اندر دیکھتے رہے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ پر ڈیپینڈ کر کے یہ مسئلہ فلسطین کو حل کرنا چاہتے ہیں، تو ٹو بی ویری آنیسٹ کہ جب جو بائیڈن انتظامیہ کے انڈر یہ مسئلہ فلسطین حل ہونا تو دور کی بات، کس طرح کے مظالم، کس طرح سے انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزیاں پوری دنیا کے سامنے رہیں، تو پھر ریپبلکنز سے یہ امید رکھنا میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق درست نہیں ہے۔ بہرحال آنے والے دن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی وہی 2016 والی ہمیں نظر آئی، تو پھر مشرق وسطیٰ کے اندر ایک بڑی جنگ انیویٹیبل ہے۔ نظر رکھیں گے، دعا کرتے رہیں مجاہدین کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔